हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू। जैसे कि आप जानते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर हम हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अच्छे से उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे थे, अब आगे हम उस क्वेश्चन आंसर को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो हम CH3Cl में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर क्या बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो उसके नेचर को हम डिस्कस करेंगे। किसके नेचर को? जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके नेचर को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, देखो, लास्ट लेक्चर में जो है हम कोवेलेंट नेचर के बारे में एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड होता कैसे है और फॉर्म कैसे होता है। उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता कैसे है? बनता है जब क्या होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। किसकी इक्वल शेयरिंग होती है? इक्वल शेयरिंग किसकी हो रही है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग वहां पर हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। हाइड्रोजन के पास उसका एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन के पास हमें पता है उसका कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? कार्बन के पास क्या होता है? आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या बनाता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे इसके पास। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया, जिससे कि हाइड्रोजन ने भी अपनी वैलेंसी क्या कर ली? पूरी कर ली। देखो किस तरीके से ये हुआ होगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास, अब पहले हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखो हाइड्रोजन के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास देखो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 कार्बन के पास होते हैं। कैसे होते हैं 4 कार्बन के पास? देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है ना। यानी कि टोटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? 2,4 2,4 इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलो, कार्बन के अलावा हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन हम देखें और क्लोरीन हम देखें। देखो, हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में होते हैं हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को किस तरीके से हम लिखेंगे? यहाँ पर 1 1 ही लिखेंगे। और क्लोरीन को किस तरीके से लिखेंगे? 2,8,7, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। चलिए, अब देखो, जब कोई जो कोई हमारे पास क्या है, हमको कुछ जैसे हमारे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है CH3Cl दिया गया है। तो ये स्टेबल कैसे होगा? कैसे होगा? जब इनके जो आउटर शेल है ये स्टेबल कैसे होंगे? क्योंकि जब इनके आउटर शेल में क्या होगा? इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है? कि इनके जो आउटर शेल है, वैलेंस शेल है, वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने कल के जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पर भी डिस्कस कर लिया था। अब नया क्या है? नया ये है कि कल हमने सिर्फ जो है आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड के बारे में यानी कि NaCl के बॉन्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि एक बॉन्ड ना होकर कि क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच, जो कि बॉन्ड नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बॉन्ड जैसा हमें लगता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल हमने सिर्फ जो है हमारा आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। चलिए, तो अब देखो, अगर हम क्लोरीन की, हाइड्रोजन की और कार्बन की बात करें तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? देखो, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और 8 इलेक्ट्रॉन बन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या तो ये ऐसा कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या कर सकती है? अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर दे, ठीक है। अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर दे और 2,8 बन करके यानी कि सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन में खुश होकर के स्टेबल हो जाए, ठीक है। दो चीजें ये कर सकता है। वैसे ही हमारा हाइड्रोजन क्या कर सकता है?
एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर जो पहले उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वहां पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही कार्बन के पास भी क्या है, 2 रास्ते हैं, ठीक है। 2,4 या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। या ये 4 इलेक्ट्रॉन और किसी से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2,8 बन करके स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए क्या इजी होगा, देखो अब क्लोरीन के लिए तो इजी होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर ले, है ना, क्योंकि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन देना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इतनी एनर्जी हम हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी कि इनके अंदर जो है हमारा क्लोरीन है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ा ना कि 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हैं और 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, नहीं। क्या है, क्लोरीन है, इसके क्या है, शेल्स है, शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्लेस हो रखे हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो जाती है, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरे किसी को डोनेट करे, ठीक है। वैसे ही कार्बन, कार्बन के पास भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे, ठीक है, कि 4 इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी एनर्जी चाहिए, और ना ही उसमें इतनी एनर्जी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से मांगे और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रखे, इतनी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और देने के लिए दोनों चीजों के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उतनी एनर्जी उसमें नहीं है, ठीक है। तो जब ये शेयर या जब ये डोनेट नहीं कर पाते या विड्रॉ नहीं कर पाते तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं शेयर, और शेयर करने से क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, उसको ही कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। जबकि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा, जब जो डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा यानी कि विड्रॉ करेगा उसमें क्या आएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वहां पर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ना तो वो डोनेट करेगा ना वो विड्रॉ करेगा, वो करेगा क्या, वो आपस में इक्वल शेयरिंग करेंगे। अब वो शेयरिंग किस तरीके से होगी, चलो उस शेयरिंग को भी हम देख लेते हैं। देखो अब शेयरिंग किस तरीके से होगी, अब शेयरिंग इस तरीके से कैसे होगी, देखो हाइड्रोजन के पास, अब हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखो जैसे यहाँ पर हमने देखा कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,4, क्लोरीन के पास 2,8, 7, वैसे ही हाइड्रोजन के पास एक ही है इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस कार्बन का, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि कार्बन में 1+1 यानी हाइड्रोजन में 1+1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसने अपना डुप्लेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आता है क्लोरीन की। अब देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से, उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने इस कार्बन से ले लिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन उसने एक हाइड्रोजन को दे दिया, एक दूसरे हाइड्रोजन को, एक तीसरे हाइड्रोजन को और एक क्लोरीन को, यानी कि चारों को उसने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर दिए। अब ये जो कार्बन है वो कैसे बनाएगा, अब देखो इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ये हाइड्रोजन से ले लेगा 5, एक ये इस हाइड्रोजन से लेगा 6, एक ये इस हाइड्रोजन से लेगा 7 और एक ये इस क्लोरीन से लेगा 8। अब इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका भी ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। इस तरीके से ये 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और सबका ऑक्टेट ड्यूप्लेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब वो बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो किस तरीके से होगा, देखो इस तरीके से इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यही बॉन्ड क्या कहलाया जाएगा, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको रीड करते हैं। कार्बन कैन नीदर लूज 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन और नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन ना ही लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लूज भी नहीं कर पाएगा ना ही गेन कर पाएगा, यानी कि ना किसी को दे पाएगा ना किसी 4 इलेक्ट्रॉन पूरे ले पाएगा। एज बोथ द प्रोसेस रिक्वायर, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस यानी कि गेन करने की और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, दोनों ही प्रोसेस में क्या चाहिए होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। क्या चाहिए होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अगर इतनी ज्यादा एनर्जी लेने देने में यूज करने लग जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए कि कार्बन ना लूज करता है ना गेन करता है, वो तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। नया पॉइंट क्या देगा, इसीलिए नहीं करता क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके पास होती नहीं है, और अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे भी, ठीक है, यूज भी करे, तो भी क्या होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। आगे देयरफॉर इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग, इसीलिए ये शेयरिंग से क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है विद अदर कार्बन एटम्स और अदर एलिमेंट्स, किसी भी कार्बन एटम के साथ या एलिमेंट्स के साथ। क्योंकि देखो कार्बन के साथ ही हम ये चीजें डिस्कस क्यों करते हैं, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4 बॉन्ड की जरूरत, इसको ये क्या है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 और चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करें, देखो क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये NaCl के साथ भी क्या करता है, जब ये NaCl के साथ जो है आयनिक बॉन्ड बना लेता है, तो इसको दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किसको है, जो कार्बन है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में। 4 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी एक वैल्यू है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसी को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जा रहा है। इन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोथ द एटम शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the shared electrons belong to the valence shell of both the atoms। चलो, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, जो एटम्स है हमारे वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, देखो ये इनका ये शेल है, ये जो आउटर शेल होता है इसी को क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल बोला जाता है। देखो हाइड्रोजन में तो एक ही है, तो वही उसका आउटर है, वही उसका वैलेंस शेल है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन में देखो ये बाकी शेल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पर से शेयरिंग हो रही है ना, इस 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना वो। ठीक है, तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ये हमेशा याद रखना है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, वैलेंस शेल यानी कि जो इसका आउटर शेल होता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग जब हो रही है तो कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल। हियर कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू, अच्छा अगर हम यहाँ की बात देखें तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, एन इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर ऑल दिस शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड एज अ रिजल्ट कार्बन फॉर्म 3 बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड 1 बॉन्ड विद क्लोरीन। इसीलिए जो देखो यहाँ पर इस तरीके से शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, और कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, और सारे ही कैसे बॉन्ड है, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। आप इजीली जो है उसका डॉट स्ट्रक्चर बना के भी बता सकते हैं कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, कहाँ पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए हैं, तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैलेंस शेल क्या है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वो भी आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहला हमारा एथेनॉइक एसिड, फिर हमारे H2S, प्रोपेनॉन, F2। अब देखो एथेनॉइक एसिड का कैसे बनेगा हमारा डॉट स्ट्रक्चर। अब एथेनॉइक एसिड क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है एथेनॉइक एसिड। चलिए, तो इस तरीके से हमारा कुछ एथेनॉइक एसिड है, इस तरीके से, यानी कि CH3COOH। ठीक है, अब डॉट स्ट्रक्चर दिखाने, यानी कि अब देखो, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1। चलो इसको अच्छे से ही बना लेते हैं। अब देखो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल पे 4, 1 2 3 4। सेम इस कार्बन पे भी क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से, या इसके 4 हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3
4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 1। इस ऑक्सीजन पे भी 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कितने हैं? 6 हैं। देखो बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन, सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे ना, इन कार्बनों के साथ क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा, और ये वाला ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, चलो। वैसे ये वाला ऑक्सीजन के पास कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। बाकी कार्बन कार्बन की अगर हम बात करें, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी इसके पास पहले से हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो ये जो है इस तरीके से इनके बीच में क्या होगी? शेयरिंग होगी, और जो है हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा। इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे अगला है हमारा H2S। अब देखो H2S का कैसे होगा, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये रहा हमारा S, यहाँ H। अब देखो H के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, और S के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब कैसे? यहाँ देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ये सल्फर से लेंगे, सल्फर से लेंगे, तो हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब सल्फर की बारी आई, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, और एक एक हाइड्रोजन से लेगा, तो 6 तो अपने हैं और 2 उसने हाइड्रोजन से ले लिए, तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से प्रोपेनॉन का भी बनाएंगे हम। देखो प्रोपेनॉन का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, देखो देखो कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सारे कार्बन के पास, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हमारे हाइड्रोजन के पास, और ऑक्सीजन के पास हमारे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो है ऑक्टेट इसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो अगर हम सारे कार्बन का तो हम निकाल लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस मिडिल कार्बन का कैसे होगा ऑक्टेट कंप्लीट? देखो देखो 4 तो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतना तो क्लियर है, 4 इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है। एक देखो ये बगल वाले कार्बन से लेगा 5, एक ये इस कार्बन से लेगा 6। ठीक है, और बाकी देखो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, 2 ये इस ऑक्सीजन के लेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। देखो डबल बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा? देखो स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, देखो तो इस तरीके से ये बनता है। यानी कि ये बॉन्ड के यहाँ पर 2 बॉन्ड बनते हैं, वो आपस में शेयरिंग से बनते हैं। वैसे ही ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, और ये होता है हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला है हमारा F2। अब देखो F2 कैसे, अब फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे इस फ्लोरीन के भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर शेल में होते हैं। तो ये बन गया इनका स्ट्रक्चर। देखो वैसे कैसे बनेगा, ये ऐसा इस तरीके से कैसे बना, एक सिंगल बॉन्ड कैसे आया? देखो 7 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास है, इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करेंगे तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये भी क्या करेगा? साथ शेयरिंग बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेंगे, फिर बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरीके से हमारा F2 बन जाएगा। ठीक है, ये इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके से होता है। वैसे ही अगर हमने H2S का नहीं बनाया तो H2S का किस तरीके से बॉन्ड बनेगा? देखो H S और H, इस तरीके से। वैसे ही हमारा ये जो एथेनॉइक एसिड था तो उसका कैसे बनेगा? देखो ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है एथेनॉइक एसिड भी होता है। चलिए,
तो ये जो भी जो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये डॉट स्ट्रक्चर देखो H2S का स्ट्रक्चर ये है, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, अब प्रोपेनॉन है, सॉरी प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर भी इस तरीके से है। और ये हमारा F2 का स्ट्रक्चर है, और वो हमारा जो है इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर है, तो वो आप नोट कर लीजिए सारे, या तो वो नोट कर सकते हैं या तो ये वाले चारों आप नोट कर सकते हैं, ये भी क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, चलो अगर हमारे पास CH4 है, ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज यानी कि जहां पर CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है इथेन का। तो अगर हम जो है एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, अगर हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाए तो कैसा बनेगा, देखो CH4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18, ठीक है। ठीक है, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो सब में, देखो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में, सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो यही क्या है, हमारी होमोलोगस सीरीज है। चलिए अब इसको इस तरीके से देख लेते हैं क्या है। चलिए, a homologous series is a series of carbon compound that have different number of carbon atoms but contain the same functional group। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कंपाउंड यानी कि कार्बन नंबर्स तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे ही क्या है, एल्केन के होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एल्कीन का बनाए तो क्या होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एल्कीन की होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। जिस तरीके से हमने एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाई है वैसे ही हमारी एल्कीन की भी होमोलोगस सीरीज होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि कार्बन कंपाउंड अलग अलग हो सकते हैं, कार्बन जो नंबर है वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक हमने मीथीन लिख दी, एक हमने इथीन लिख दिया, एक हमने प्रोपेन लिख दिया, दोनों अलग अलग हो गए ना, एक तो एल्कीन हो गया एक एल्केन हो गया। नहीं, अगर इथीन है तो इथीन के बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, तब क्या होगा हमारी, तब होगी होमोलोगस सीरीज। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होमोलोगस सीरीज में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, किसकी होमोलोगस सीरीज का, एल्केन की बात यहाँ पर हो रही है। तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो एल्कीन के लिए यहाँ पर जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। ठीक है, सिर्फ Cn और H2n। चलिए, तो it can be notified that there is a difference of CH2 unit between each successive compound। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, CH2 का डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये हमारा C2H6 है, ये हमारा C3H8 है, ये हमारा C4H10 है। ठीक है, इस तरीके से आगे ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, चलिए तो ये जो है आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और इसमें एल्काइन का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, इसी से हमारे सारे एल्काइंस बन जाएंगे होमोलोगस सीरीज में, और इसी से हमारे एल्कीन सारी एल्कीन्स हमारी बन जाएंगी CnH2n से। बाकी एल्कीन का फॉर्मूला हम वहां पर लिख चुके हैं CnH2n+2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बेस पे हम कैसे उनको डिस्टिंग्विश करेंगे आपस में। देखो इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। देखो हमने जो लास्ट लेक्चर था वहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने ये देखा था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों की ही रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई थी, तो वहां पर जो हमारा अल्कोहल है उसने कुछ भी उसके साथ रिएक्ट नहीं किया था, जबकि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसने वहां पर क्या किया था, रिएक्शन दी थी, है ना। जब हमने मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराया था, तो वहां पर जो है हमें CO2 गैस देखने को मिली थी, जिस वजह से जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी। उसी में अब यहाँ पर इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके बारे में भी क्या है, लगभग वही चीज अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। चलिए, तो जो इथेनॉल है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। इथेनॉल क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है विद अ प्लीजेंट ऑर्डर वाइल, और उसकी कैसी होती है, एक प्लीजेंट सी खुशबू होती है। वाइल जो इथेनॉइक एसिड होता है उसका जो स्मेल है वो विनेगर की तरह होता है। ठीक है, किसकी तरह होता है, विनेगर यानी कि सिरका, सिरके की तरह जो हमारा इथेनॉइक एसिड है उसका स्मेल होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक, तो इथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ये है 17 डिग्री। दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर एंड इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, और ये विंटर में फ्रीज भी हो जाता है। ठीक है, जबकि जो इथेनॉल है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। ठीक है, रूम यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है इथेनॉइक एसिड का वो है 17 डिग्री सेल्सियस। तो इथेनॉल की अगर हम बात करें तो वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड रह रहा है, जबकि जो हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, जो हमारा एथेनॉइक एसिड है वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस है, जो रूम टेम्परेचर से भी कम है। ठीक है, और ये क्या होता है, विंटर में क्या रहता है, यूजुअली फ्रीज ही रहता है। ठीक है, तो दो हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है कि क्या ये इथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, और कैसा ऑर्डर है उसका, प्लीजेंट ऑर्डर है। जबकि जो इथेनॉइक एसिड है उसका ऑर्डर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी स्मेल जो है वो सिरके जैसी यानी कि विनेगर लाइक स्मेल है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 17 डिग्री सेल्सियस है, जो रूम टेम्परेचर से नीचे है, और ये कैसा रहता है, फ्रीज रहता है विंटर्स में। तो दो पॉइंट हमने पढ़ लिए दोनों के, एक जो है इनके बारे में कि ये सॉलिड रहते हैं या लिक्विड रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे किस तरीके से रहते हैं, और दूसरी चीज इनके प्लीजेंट, इनके ऑर्डर के बारे में यानी कि इनकी स्मेल के बारे में। तो ये तो आ गए इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके भौतिक गुण। अब रासायनिक प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, इनके रासायनिक गुणों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, इथेनॉइक एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनाती है। सॉल्ट वाटर तो बनेगा, साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनेगी। वाइल इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद देम, जबकि जो इथेनॉल जो हमारी अल्कोहल है, इथेनॉल है, वो क्या करती है, इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करती, किसके साथ, हमारे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, देखो मेटल कार्बोनेट इस तरीके से रिएक्ट करके हमारा सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एक एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पे इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमें दिया गया है, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से कंपाउंड बन रहा है। जबकि इनकी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई गई, तो नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आई। देखो यहाँ पर हमें इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल की रिएक्शन हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ दी गई है, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमने क्या देखा, एक तो इनका
टेम्परेचर में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, अल्कोहल का और इथेनॉइक एसिड का। तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, एक दोनों के टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, दूसरी चीज इस ऑर्डर के बारे में पढ़ी। पहली चीज हमने टेम्परेचर, दूसरा ऑर्डर, और तीसरी चीज क्या पढ़ी हमने इनकी, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। दोनों की है ना, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन थी वो हमने पढ़ी। तो तीनों चीजें हमने पढ़ी। यहाँ पर हमने क्या देखा, एल्कोहल में हमने क्या देखा, जो टेम्परेचर है यानी कि रूम टेम्परेचर पे क्या है, वो लिक्विड है, जबकि ये क्या होता है 17 डिग्री सेल्सियस, और कैसा होता है विंटर्स में फ्रीज रहता है। इसका जो ऑर्डर था वो कैसा था, प्लीजेंट ऑर्डर था, जबकि इसका ऑर्डर कैसा था, विनेगर लाइक स्मेल थी, ठीक है। अब ये जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, या हाइड्रोजन जो हमारा क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, ये सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर देता है। जबकि सॉरी जो अल्कोहल है वो मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, जबकि जो हमारा इथेनॉइक एसिड है वो उनके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये 3 पॉइंट हमने इस आंसर में देखे, तो ये तीनों ही पॉइंट आप जो है नोट कर लेंगे। इस तरीके से ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े हैं, तो ये तीनों पॉइंट जो है आप नोट करें। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों की टेम्परेचर के बारे में लिख दिया, दोनों की जो ऑर्डर है ऑर्डर के बारे में लिख दिया, और दोनों की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं देता जबकि ये रिएक्शन देता है, ठीक है। तो इस ऐसे करके आप जो रिएक्शन को यहाँ पर पूरा लिख दिए, दोनों की रिएक्शन, इस तरीके से आप डिफरेंस भी आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है लगभग इस कार्बोनेट्स कंपाउंड के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लगभग हमने सारे जो है कंप्लीट कर लिए हैं, सारे लगभग क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चंस हैं तो वो आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो हम पहले भी हमने जो है क्वेश्चन चैप्टर के बीच में भी आया है, उस क्वेश्चन को हम बार बार कर भी चुके हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में मेटल है, उसमें एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको बताना है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो हमें पता है एनोड हमारा इम्प्योर मेटल होता है, कैथोड क्या होता है हमारा प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है मेटल में, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल एम, ठीक है। तो इस तरीके से आगे कुछ क्वेश्चन है कि कार्बन कंपाउंड यूज एज फ्यूल की तरह क्यों यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं। देखो, एक तो टेट्रावेलेंट होते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है उनमें, और वो क्या होते हैं, देखो वो कंबशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्लीन फ्लेम के साथ भी क्या होते हैं, बर्न होते हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बार बार जो है चैप्टर के बीच में भी आए हैं। जैसे कि ये क्लीनिंग एजेंट, जैसे कि किस तरीके से जो है ये क्लीन करता है डर्ट को, सोप, डिटर्जेंट, तो ये सारी चीजें जो है, ये क्वेश्चंस जो है कुछ क्वेश्चंस, तो ये आप खुद से लगा लेंगे, आप ये खुद से करिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो होता है फिनिश, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी होते हैं कंप्लीट। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो इससे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब मिलते हैं नए लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।